समस्त सुधीजनों को सादर नमस्कार। उज्जैन में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला कालिदास समारोह विश्व का एक अनूठा नियमित होने वाला आयोजन है। इसकी तिथि प्रतिवर्ष देवप्रबोधिनी एकादशी ही रहती है। इसमें कभी कोई फेर बदल आज तक नहीं हुआ। 1958 से नियमित रूप से आज के वर्ष तक, इस वर्ष तक यह समारोह आयोजित होता आ रहा है। बीच में किसी वर्ष में राष्ट्रीय आपदा के कारण निरस्त करना पड़ा समारोह, वह अलग बात है। अन्यथा प्रतिवर्ष देव प्रबोधिनी एकादशी पर यह एक सप्ताह का समारोह उज्जैन में आयोजित किया जाता रहा है, किया जाता रहेगा। यह पद्म भूषण पंडित सूर्यनारायण व्यास के द्वारा उपक्रांत महोत्सव है। पंडित सूर्यनारायण व्यास हमारे समय की एक बड़ी विभूति हैं। 1930 से वे कालिदास जयंती का आयोजन करते आ रहे थे। इस रूप में कालिदास के अध्येता, कालिदास के नाम पर आयोजन करने वाले एक संस्कृति कर्मी के रूप में उनकी पहचान थी और विश्व में उनकी पहचान थी, क्योंकि उनको भारत में और भारत के बाहर भी लोग जानते और मानते थे। पर 1958 से उनका यह उपक्रम अखिल भारतीय कालिदास समारोह के रूप में विधिवत आरंभ हुआ और 1958 के कालिदास समारोह का उद्घाटन भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। अलग अलग स्थानों पर यह हुआ है आयोजन। प्रारंभ के वर्षों में किसी विद्यालय के प्रांगण में हुआ। बाद में जब हम भी इसमें भाग लेने के लिए आए, उज्जैन के माधव कॉलेज में, वहाँ के सभागार में और उसके निकट क्षीर सागर मैदान में सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ इसकी होती थी। अकादमिक आयोजन, शैक्षणिक आयोजन माधव कॉलेज में, माधव महाविद्यालय में होते थे। पर 1958 में जो अत्यंत भव्य समारंभ हुआ इस कालिदास महोत्सव का, वह अनेक लोगों की स्मृतियों में अभी भी अंकित है। जो लोग उस समय थे और अभी भी हैं, वे हमको बताते आए हैं। कुछ वर्ष पहले तक अनेक लोग थे जो इसका आंखों देखा हाल सुनाते थे हमको। जब हम कालिदास समारोह में जाते थे तो कोई न कोई मिल जाता था। पहला जो कालिदास महोत्सव 1958 में हुआ था, उसकी चर्चा करने वाला लोग बताते थे कि कैसे महामहिम राष्ट्रपति बैठे हुए थे, सांस्कृतिक कार्यक्रम आरंभ होने वाला था और उनके लिए चाय का समय हो गया। तो राष्ट्रपति के लिए निर्धारित वेशभूषा में उनके जो चाय परसने वाले सेवक हैं, वो अवतरित हुए, चाय के पात्र हाथ में लिए हुए। उनके और उनके आजू बाजू में बैठे हुए विशिष्ट मेहमानों के लिए चाय दी जाने लगी। तभी पर्दा हटा और कार्यक्रम आरंभ हो गया, नाटक आरंभ हो गया। पंडित ओंकार नाथ ठाकुर, महान गायक, 20वीं शताब्दी के हमारे समय के सर्वश्रेष्ठ गायकों में से एक, राजेंद्र बाबू की कुर्सी के ठीक पीछे बैठे हुए थे। उन्होंने उनके कंधे पर हाथ रख कर के कहा कि राजेंद्र बाबू, चाय का प्याला रख दीजिए, यह कला का अपमान है। इतना ही कहा उन्होंने। राजेंद्र बाबू ने वेटर को बुला करके कहा कि ले जाओ ले जाओ। तुरंत सावधान होकर के नाटक देखने लग गए। यह अविस्मरणीय घटना है। इसका जब जब मैं बयान सुनता हूँ तो मुझे अभिज्ञान शाकुंतल के पहले अंक का दृश्य याद आता है। शिकारी राजा दुष्यंत आश्रम के एक मासूम हरिण शावक को, हिरन के छोने को बाण मारने ही वाला है और दो ब्रह्मचारी खुले बदन उसके छूटने को होने वाले बाण के आगे खड़े हो जाते हैं। वो एक वाक्य कहते हैं,
आश्रम मृगोयम न हंतव्यो न हंतव्यः। ये हमारे आश्रम का मृग है, इसको नहीं मार सकते, इसको नहीं मार सकते, इसको नहीं मारा जा सकता। इतना एक वाक्य है कि राजा सहम कर तरकश में बाण रखते हुए कहता है कि एष प्रति संवृत। इसके आगे वो कहते हैं कि बाण अपना वापस लौटा लो, आज्ञा देते हैं उसको कि ब्रह्मचारी राजा को ये बाण अपना वापस लौटा लो, क्योंकि ये धनुष बाण शस्त्र तुम्हें आर्त जनों की रक्षा के लिए दिए गए हैं, उन पर प्रहार करने के लिए नहीं दिए गए। ये बड़ी चेतावनी तपस्वी की राजा को है, जो आज्ञा देते हुए राजा से कहता है कि वापस बाण लौटा लो। राजा चुपचाप एष प्रति समृता, ये दो शब्द बोलता है और चुपचाप रख लेता है, तरकश में बाण वापस कुछ नहीं कहता है। इतना ही कालिदास ने वहां दृश्य रचा है। पंडित ओंकारनाथ ठाकुर महान गायक, वो भी उसी तरह से कह सकते हैं राष्ट्रपति से कि वापस रख दीजिए चाय का प्याला। और भी ऐसी अद्भुत घटनाएं होती रहीं 1958 से लगा करके इसके पिछले 65-70 वर्षों के इतिहास में उनको बताने वाले लोग मिलते हैं। पर जब से मैंने कालिदास समारोह में आना आरंभ किया और अनेक कालिदास महोत्सवों में मैं सम्मिलित हुआ, उनकी कुछ अनोखी स्मृतियां मेरे मन में हैं। यह जो 1958 की घटना, उसके बाद के कुछ वर्षों की घटनाएं सुनते हैं, वे तो हमारी स्वयं की आंखों देखी नहीं है। पर पहली बार मैं जब आया 1967 का साल था, मैं बीए द्वितीय वर्ष का छात्र था और प्रतिवर्ष कालिदास समिति की ओर से, विक्रम विश्वविद्यालय की कालिदास समिति की ओर से देश की सारी संस्थाओं को पत्र भेजे जाते थे कि कालिदास समारोह होने वाला है, उसमें अपनी संस्था से शोध पत्र पढ़ने के लिए अध्यापकों को भेजिए और वाद विवाद प्रतियोगिता संस्कृत और हिंदी के माध्यम से जो होने वाली है उसमें भाग लेने के लिए अपने यहाँ से छात्रों को भेजिए। हमारे महाविद्यालय में भी पत्र आया। भास्कराचार्य त्रिपाठी जी हमारे शिक्षक थे संस्कृत के, उन्होंने कहा कि इसमें तो जाना चाहिए। उन्होंने तैयार किया हम लोगों को, भाषण हमने तैयार किया। मेरे साथ दिवाकराचार्य त्रिपाठी थे जो मुझसे 1 वर्ष जूनियर थे, बीए प्रथम वर्ष में वे उस समय थे। मुझे और दिवाकराचार्य त्रिपाठी को महाविद्यालय की ओर से कालिदास समारोह के वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए भेजा गया। संस्कृत में पहली बार मैंने राष्ट्रीय स्तर की स्पर्धा में भाषण दिया, वाद विवाद प्रतियोगिता में भाषण दिया, जिसकी की तैयारी दिवाकराचार्य जी के साथ मैंने कर ली थी। दिवाकराचार्य त्रिपाठी भास्कराचार्य त्रिपाठी के सबसे छोटे भाई हैं। मझले भाई उनके सुधाकराचार्य त्रिपाठी हैं। कुछ विचित्र संयोग यह था कि भास्कराचार्य त्रिपाठी जी से विदा लेकर के हम रवाना हुए दिवाकराचार्य त्रिपाठी जी के साथ, उज्जैन पहुंचे। रात हो गई थी। हरीन्द्र भूषण जैन जो सचिव थे उस समय, विक्रम विश्वविद्यालय में प्राध्यापक थे संस्कृत में, वो कालिदास समिति के सचिव थे। वो माधव कॉलेज में हमको मिल गए। वो सागर आ चुके थे। मेरे गुरु रामजी उपाध्याय के निर्देशन में उन्होंने पीएचडी की थी। मैं मिला था उनसे, तो मैं उनको देखते ही लपक कर उनके पास पहुंचा कि हम आ गए। वो पत्र मैंने दिया कॉलेज के प्राचार्य का कि अब हमारी व्यवस्थाएं कराइए। तो उन्होंने कहा कि रात हो गई है, आप लोगों के ठहरने का तो अन्यत्र कहीं है, लेकिन ये माधव कॉलेज का कमरा खुलवा देते हैं, इसी में टेबल पर या कहीं अभी तो सो जाइए, सुबह आपकी व्यवस्था करा देते हैं। वहाँ पर हम लोग सो गए। अगले दिन सुधाकराचार्य त्रिपाठी जी से भी हमारी भेंट हुई। दिवाकराचार्य जी ने बताया कि भैया भी आएंगे इलाहाबाद से। अब अखिल भारतीय कालिदास महोत्सव के इस अवसर पर आयोजित होने वाली जो संस्कृत वाद विवाद स्पर्धा होती थी, उसमें पूना से बड़े दिग्गज छात्र आते थे अच्छी तैयारी करके। इलाहाबाद से आते थे, हरिद्वार से आते थे, काशी से आते थे। हम लोग छतरपुर से वहाँ पहुँचे। अच्छी तैयारी हम लोगों की थी। सराहा गया मेरा और दिवाकराचार्य जी का जो प्रस्तुतिकरण था,
और कॉलेज के महाविद्यालय के प्राचार्य को पत्र एक भेजा गया सराहना का कि आपके यहाँ के छात्रों को चतुर्थ स्थान इसमें प्राप्त हुआ है। लेकिन प्रथम द्वितीय तृतीय में हम लोग नहीं थे। उसमें तो सुधाकराचार्य त्रिपाठी और उनके साथ वेद प्रकाश उपाध्याय आए थे। ये लोग बहुत वरिष्ठ भी थे, ये लोग एमए के छात्र थे, उस समय हमसे बड़े भी थे। इलाहाबाद के गुरुओं ने अच्छी तैयारी भी कराई होगी, योग्य भी दोनों थे, अच्छी इनकी प्रस्तुति हुई। और पूना से तो बहुत बढ़िया बोलने वाले छात्र उस समय आया करते थे। तो प्रथम द्वितीय तृतीय में तो हम नहीं आ सके, बीए द्वितीय वर्ष के ही छात्र हम थे। लेकिन सब लोगों ने देखा कि छोटे छोटे बच्चे बढ़िया संस्कृत बोल रहे हैं, क्योंकि तैयारी तो हमने उसी तरह से की थी। वो बीए में हमारा संस्कृत बोलने का अभ्यास जो तब से हुआ है, हमें कोई संभाषण शिविर में प्रशिक्षण लेने की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि हमने कालिदास को पढ़ा, संस्कृत हमारे मुख से स्वयं फूटने लगी। हमारे गुरु भी वैसे ही थे, जो संस्कृत में उत्तम कविताएं करते थे, खूब कविताएं सुनने को मिलती थी। लेकिन लाभ यह हुआ कि सुधाकराचार्य जी से खूब गपशप सत्संग होता रहा। बड़े अच्छे दिन 3-4 वहाँ पर कटे। शोध संगोष्ठी में भी हम बैठे, जिज्ञासा थी कि कैसे शोध पत्र पढ़े जाते हैं। सुना हमने कैसे गौतम वाडीलाल पटेल को सुना, जो महाभारत का प्रभाव कालिदास पर, इस पर कुछ बोल रहे थे। उसकी कुछ क्षीण स्मृतियां हैं। अब तो बहुत वयोवृद्ध विद्वान हैं गौतम वाडीलाल पटेल, गुजरात के। उस समय युवा लगते थे एकदम। ऐसे कई लोगों को सुना। रेवा प्रसाद द्विवेदी जी के दर्शन पहली बार हुए, उनका तेज देखा, उनका दमक करके उठना और बोलना देखा। उनका स्नेह भी बाद में बहुत प्राप्त हुआ। यह एक मधुर स्मृति, पहली बार जो बीए के छात्र के रूप में कालिदास समारोह में मैं उपस्थित हुआ, उसकी है। उसमें उन लोगों से भी परिचय बना रहा जो उसमें हमारे साथ वाद विवाद स्पर्धा में सहभागी थे। सुधाकराचार्य जी से तो संपर्क बाद में खूब होता ही रहा। वेद प्रकाश उपाध्याय आगे चल करके चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हुए हमारे साथ। यद्यपि वो लेक्चरर के एक साक्षात्कार में थे, जिसमें कि मेरा चयन हो गया, उनका नहीं हुआ। मुझसे बहुत वरिष्ठ भी हुए थे। वो पीएचडी उस समय तक कर चुके थे, मैं तो एमए करके निकला ही था। पर बाद में वेद प्रकाश उपाध्याय जी संस्कृत जगत में एक प्रोफेसर के रूप में सम्मानित हुए और वे चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में आचार्य रहे। अब सेवानिवृत्त वे भी हो चुके हैं, बहुत समय हुआ। कितनी अवधि बीत गई है, गंगा और यमुना के पुलों के नीचे कितना जल बह गया है उस समय के पश्चात। राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी के साथ जो स्मृतियां हैं, उनकी चर्चा करने वाले तो अब कोई लोग हैं भी नहीं। रथ साहब श्रीनिवास रथ जी जिन्होंने कि कालिदास समारोह के रथ को एक बहुत कुशल सारथी के रूप में कई वर्षों तक हाँका, कम से कम 25 वर्षों तक। उनको बहुत लोग याद करते हैं स्नेह से। वो गर्वोक्ति कभी कभी करते थे कि देखो हमारे कालिदास समारोह में पूना से वो लड़का आया, वो अब अमेरिका में बहुत बड़ा प्रोफेसर है। नाम लेते थे, माधव देश पांडे देखो यहाँ आया था वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लेने, यहाँ भाग लेकर के गया। अब देखो आज इतना बड़ा प्रोफेसर है, यहाँ वो चूंकि बोला है इस वजह से वो इतना बड़ा प्रोफेसर है, ऐसा वो कुछ हंसी में कहते थे। और भी कई लोगों के नाम वे इस प्रकार के लिया करते थे। सरोजा भाटे व्याकरण की हमारे समय की सबसे बड़ी प्रकांड पंडिताओं में से एक जो हैं, और बड़ी वरिष्ठ आचार्य रही हैं पूना विश्वविद्यालय में। वो भी एक समय उसी के आसपास, जब 1967 में हम गए हैं, संस्कृत की वाद विवाद प्रतियोगिता में पूना विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि के रूप में आ चुकी थी, ऐसा बताया गया। अशोक अकलूचकर यहाँ आते रहे हैं। अब ये लोग अंतर्राष्ट्रीय विभूतियां संस्कृत जगत की है। यह बीए के एक छात्र के रूप में कालिदास समारोह में उपस्थित होकर के और वहाँ के पूरे परिदृश्य को समझने की
वहाँ के आयोजनों को देखने की स्मृति एक है। उसके 3 साल बाद ही मुझे एक शोध छात्र के रूप में अपना पहला शोध पत्र प्रस्तुत करने का अवसर उज्जैन के कालिदास समारोह की शोध संगोष्ठी में प्राप्त हुआ। वह अवसर इस प्रकार का प्राप्त हुआ कि कालिदास समिति की ओर से जो पत्रक भेजे जाते थे विश्वविद्यालयों को, उसमें एक सूचना यह थी कि शोध छात्रों के लिए एक शोध पत्र पर पुरस्कार दिया जाएगा। उसमें जो शोध छात्र अपना शोध पत्र भेजना चाहें वो भेज सकते हैं। तो मैंने अपना एक लेख भेज दिया था। शोध लेख संस्कृत माध्यम से होना चाहिए, ऐसा उसमें निर्देश था। इसलिए वीर रस कवित्वेन संस्कृत साहित्ये कालिदासस्य स्थानम, इस विषय पर मैंने एक लेख लिखा। संपूर्ण कालिदास साहित्य से वीर रस का उद्रेक जहाँ जहाँ हुआ है उदाहरण देते हुए मैंने यह साबित किया कि कालिदास वीर रस के भी बहुत अच्छे कवि हैं, वे केवल श्रृंगार के ही कवि नहीं हैं। उस शोध पत्र पर मुझे पुरस्कार घोषित किया गया। एक ही पुरस्कार उस समय दिया जाता था और नवंबर के पहले एक आध महीने पहले एक पत्र प्राप्त हुआ कि आपका शोध पत्र पुरस्कृत किया जा रहा है, उसको प्रस्तुत करने के लिए आप आइए। तो मैं उसको प्रस्तुत करने के लिए गया। यह सन 1970 का वर्ष था। एमए में करके निकला ही था और शोध संगोष्ठी में मैं उपस्थित हुआ। वहाँ मैंने वेंकटाचलम जी के दर्शन पहली बार किए। उनका आभा मंडल जाना पहचाना, उनकी वाक्पटुता देखी और कितने सुंदर ढंग से वे संचालन करते हैं। उस समय वे सचिव थे कालिदास समिति के और बहुत प्रीति के साथ सबका स्वागत वे करते थे। बड़े सूत्रधार वे थे आयोजनों के। पद्मश्री श्री वेंकटाचलम जी, जो देश के गणमान्य प्रतिष्ठित संस्कृत विद्वानों में अग्रगण्य हैं। और उसके बाद तो वेंकटाचलम जी से कालिदास समारोह के अवसर पर बार बार मिलना होता रहा। कई बार वे मुझे विभाग में फिर बुलाते रहे, जब मैं विभागाध्यक्ष भी हो गया सागर में। पर कालिदास समारोह के अवसर पर जो उनसे चर्चाएं होती थी और जिस तरह से वे बहस में स्वयं हिस्सा लेते थे, कालिदास समारोह की शोध संगोष्ठियों में, व्याख्यानों में जमकर के वे भाग लेते थे और अच्छी तरह से गहमागहमी के साथ चर्चाएं हुआ करती थी, जो कि बहुत आकर्षक हुआ करती थी। यह एक प्रथम शोध पत्र की प्रस्तुति का भी स्मरण, एक अनुभव कालिदास समारोह को लेकर के मेरे मन में है। एक स्मृति मुझे, यद्यपि राजेंद्र प्रसाद जी के राष्ट्रपति के रूप में मैंने दर्शन नहीं किए। 1958 में तो मैं 8 साल का बच्चा रहा होऊंगा, 9 साल का। पर 2 राष्ट्रपतियों को मैंने कालिदास समारोह का उद्घाटन करते हुए सुना। उसमें एक अत्यंत मार्मिक स्मृति, ज्ञानी जैल सिंह ने जो उद्घाटन भाषण दिया है, वह अद्भुत अवसर था। कितने राष्ट्रपति आए कालिदास समारोह के उद्घाटन में। शंकर दयाल शर्मा भी आए राजेंद्र प्रसाद जी के बाद, और देश के बड़े बड़े पंडित सारस्वत अतिथि के रूप में उनके पार्श्व में बिठाए जाते थे। राष्ट्रपति हों, उपराष्ट्रपति हों, कैबिनेट मंत्री हों, बड़े वरिष्ठ कैबिनेट के मंत्रीगण हों। यानी जैल सिंह जब आए, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, ठाकुर जयदेव सिंह सारस्वत अतिथि थे। कोई सभागार ऐसा नहीं था जिसमें कि उनका उद्घाटन भाषण हो सके। एक खुले मैदान में आयोजन किया गया था। मुझे जहाँ तक स्मृति अच्छी तरह से आ रही है, बड़ा ऊंचा मंच बनाया गया था और
ठाकुर जयदेव सिंह उनके पार्श्व में बैठे हुए थे। पद्म भूषण ठाकुर जयदेव सिंह, जो संगीत शास्त्र के, शैव दर्शन के, प्रतिविज्ञा दर्शन के बड़े विशेषज्ञों में माने जाते हैं, संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष रहे हैं, वे भी बड़ी सम्माननीय विभूति थे। वे थे मंच पर। ज्ञानी जैल सिंह ने जो बोलना आरंभ किया है, वो तो ग्रंथी रहे हैं, धर्मोपदेशक रहे हैं। वो क्या वावदूकता, क्या वक्तृता उनकी थी, कोई कागज हाथ में नहीं। बाकी राष्ट्रपति तो लिखा हुआ पढ़ सकते हैं, पर ज्ञानी जैल सिंह 1 घंटा धारा प्रवाह बोलते चले गए। हजारों की भीड़ रही होगी, सब सुन रहे थे। उनका एक वाक्य भूले नहीं भूल सकता है, भुलाया जा सकता है। मन से बोल रहे थे, और जैसा सरदारों का उच्चारण होता है, एक तो खुली तबीयत से बोल रहे थे। सभी सरदार लोग खुले दिल के, खुली तबीयत के, उदार हुआ करते हैं। वो क्या क्या नहीं किया है देश के लिए सरदारों ने। कोरोना के काल में कितने कितने गुरुद्वारे, अस्पताल बन गए, निःशुल्क ऑक्सीजन के सिलेंडर उपलब्ध कराए गए। किस धर्म ने ऐसी सेवा की है मानवता की? ऐसे ही ज्ञानी जैल सिंह भी थे, तभी तो राष्ट्रपति बनाए गए। लेकिन जो बोल रहे थे, उससे हमको लगा कि क्या ज्ञानी जैल सिंह हैं। और उन्होंने ये कहा कि ये तो आप लोगों का कर्म है कि हम आज इस कुर्सी पर हैं, वरना हम क्या, हमारी क्या बिसात, आप लोगों ने बिठाया है हमको इस कुर्सी पर। ये लोकतंत्र की महिमा का गायन है इतने बड़े व्यक्ति के द्वारा। उसके बाद रथ साहब के घर जाना होता रहता था, उनसे बहुत संपर्क रहा। उन्होंने एक बार बताया कि ज्ञानी जैल सिंह का भाषण, मैंने उसका टेप प्राप्त किया, उसका टेप रिकॉर्ड में अक्सर सुनता हूं कि क्या वो बोले हैं। रथ साहब बहुत ही सहृदय व्यक्ति थे, और वो पहचानते थे कि सच्चे मन का आदमी कौन है। ये उनमें बड़ी खूबी थी, वे आदमी का दिल, मन, निष्कलुष हृदय पहचानते थे। उनकी मैत्री भी उसी निष्कलुष भाव से लोगों से होती थी। स्नेह भी उनका हमारे ऊपर जो रहा, उसी भाव से रहा। यह एक स्मृति है। शंकर दयाल शर्मा जी के समय भी उपस्थित में रहा, बड़े व्यक्ति थे। अन्य एक स्मृति जो है, वह सदैव जिसको मैं सहेजे रहता हूं, वो आद्य रंगाचार्य की है। कालिदास समारोह की बदौलत, इसके कारण हमको आद्य रंगाचार्य के दर्शन हुए। उनका नाम मैंने सुन रखा था, तब तक मैं संस्कृत विभाग में एक विश्वविद्यालय में प्राध्यापक हो चुका था। 1975 में पहली बार रंगमंच पर आद्य रंगाचार्य को देखा, और अगले दिन उनका भाषण विक्रम कीर्ति मंदिर में सुना। नाम उनका सुनते रहते थे, उनके संबंध में जानते भी थे कि कन्नड़ के बड़े लेखक हैं। शिवराम कारंत और आद्य रंगाचार्य 2 बड़े लेखक कन्नड़ भाषा के। और 1975 में वे शाकुंतल लेकर के आए। उनके शाकुंतल का हो हल्ला था उज्जैन में, और उज्जैन को ये श्रेय जाता है कि उसने संस्कृत नाटक के लिए दर्शक वर्ग तैयार किया। और पहले दिन कम से कम संस्कृत माध्यम से ही कालिदास का नाटक खेला जाएगा, यह परंपरा बनी, और कई वर्षों तक यह परंपरा रही। बाकी 7 दिन का जो समारोह, उसमें 5 दिन संस्कृत नाटक होंगे। हिंदी अनुवाद में भी हो सकते हैं या मूल संस्कृत में हो सकते हैं, लेकिन 5 दिन तो संस्कृत का नाटक भरतमुनि के नाट्यशास्त्र की पद्धति से खेला जाएगा 5 दिन। और शेष 2 दिनों में शास्त्रीय कलाओं का, प्रदर्शनकारी कलाओं का प्रदर्शन, शास्त्रीय संगीत या शास्त्रीय नृत्य हो सकता है। उसमें भी बड़े बड़े महान गायकों को सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। आद्य रंगाचार्य एक बड़े रंगकर्मी के रूप में भी जाने जाते रहे हैं। वे शाकुंतल लेकर के आए थे,
और बीवी कारंत ने उसमें संगीत दिया था। बीवी कारंत तो आयु में बहुत छोटे थे, आद्य रंगाचार्य तो बहुत वयोवृद्ध थे, लेकिन बीवी कारंत कदाचित आद्य रंगाचार्य को अपना गुरु जैसा मानते थे। आद्य रंगाचार्य तो मैसूर के महाराजा महाविद्यालय में संस्कृत के प्रोफेसर भी रहे हैं, उनके बारे में मैं आगे चर्चा करूंगा। उनका बड़ा योगदान है संस्कृत साहित्य के अध्ययन के लिए, और एक कन्नड़ भाषा के लेखक के रूप में भी बड़ा अवदान उनका है। बीवी कारंत का चूंकि नाम हो चुका था एक बड़े रंगकर्मी के रूप में, फिल्मों में भी वो काम कर चुके थे। बसंत बहार फिल्म में उनको देखा गया था, और एक बड़े रंगकर्मी के रूप में तो उनकी पहचान थी ही। तो उनका संगीत है, नाट्य संगीत के भी बड़े अच्छे प्रयोक्ता बीवी कारंत रहे हैं। तो उनके भी दूर से दर्शन हुए। बीवी कारंत सामने मंच पर नहीं आए, लेकिन कोने में बैठे हुए थे। बीच में उन्होंने श्लोक शुद्ध गाए हैं। अर्थो ही कन्या परकीय एव तामद्य संप्रेष्य परिग्रहीतु जातो ममायम विशद प्रकामम प्रत्यर्पितन्यास इवांतरात्मा। यह श्लोक बीवी कारंत ने शुद्ध गाया था, लेकिन नाट्य संगीत के तो बड़े माहिर थे उसमें। आद्य रंगाचार्य को स्वयं मंच पर उसमें उतरना पड़ा। वो निर्देशक थे, पर कण्व का अभिनय करने वाला अभिनेता बीमार हो गया, तो तत्काल उसी दिन पता चला कि वो नहीं कर पाएगा। तो आद्य रंगाचार्य स्वयं कण्व बन करके उपस्थित हुए और उन्होंने कण्व का अभिनय भी किया। अगले दिन चर्चाएं होती थी। नाटक प्रस्तुति के बाद अगले दिन उसमें आद्य रंगाचार्य का व्याख्यान भी हुआ, अंग्रेजी में हुआ। उन्होंने एक वाक्य कहा था जो मुझे याद रहता है। उन्होंने ये कहा था कि नाटक बहुत अच्छा हो सके इसके लिए यह भी आवश्यक है कि दर्शक भी अच्छे हों। यह तो भरत मुनि की आत्मा उनके इस वाक्य में बसी हुई है, क्योंकि नाट्यशास्त्र के भी अध्येता हैं। भरत मुनि यही तो कहते हैं सिद्धि अध्याय में कि दर्शकों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। अच्छे दर्शक कैसे, प्रेक्षक कैसे बने, दर्शक शब्द का तो प्रयोग वे नहीं करते। सामाजिक सहृदय और प्रेक्षक कैसे बने। For a good play to be performed, there should be a good audience too. ऐसा कुछ उन्होंने कहा था। इस पर तालियां बजी थी, क्योंकि उसको, उनके वाक्य के मर्म को समझने वाले लोग थे। उज्जैन में उस समय विज्ञान शाकुंतल में काम करने वाले लड़के, स्थानीय लड़के थे, हिमांशु रथ थे, जिन्होंने कि नायक का अभिनय संस्कृत नाटक में किया, संस्कृत नाटकों में किया था, जो रथ साहब के ज्येष्ठ पुत्र थे। और केदार नाथ शुक्ला थे, जो मृच्छ कटिक में चारुदत्त का सुंदर अभिनय करते थे। सुंदर संवाद संस्कृत में, अत्यंत ललित संस्कृत में, धारा प्रवाह संस्कृत में बोलने वाले पात्र कुछ प्रशिक्षित होकर के अभिनय उस समय किया करते थे। इन लोगों को देखने का अवसर मिला। ये आद्य रंगाचार्य को जो देखने को मिला, और बाद में तो उनके संबंध में फिर मैंने पता किया कि वो तो आरवी जागीरदार हैं वास्तव में, जिनके की पुस्तकें फिर एमए में मैंने पढ़ी। रिसर्च शोध करते समय भी उनकी पुस्तकें संस्कृत नाटक पर अंग्रेजी में मैं ला करके पढ़ता था। और मैसूर महाविद्यालय में आरवी जागीरदार के नाम से वे प्रोफेसर रहे हैं, अभिनेता भी हैं वे, और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित। सुनो जन्मेजय उनका प्रसिद्ध नाटक, 71 एकांकी नाटक आद्य रंगाचार्य ने कुल मिलाकर के लिखे हैं। बहुशः उनके नाटक खेले जाते हैं। शाकुंतल पर आधारित उनका अनोखा नाटक है आज की शकुंतला नाम से, जो खूब खेला जाता है। हिंदी अनुवादों में आद्य रंगाचार्य के नाटक खूब खेले गए। कन्नड़ रंगमंच के तो वे एक बड़े सरताज हैं। तो ये 1972 में पद्म भूषण भी उन्हें प्रदान किया जा चुका था। और इतना सब होने के बावजूद वे अपना नाट्य दल लेकर के आते हैं। लेकिन उसके बाद कालिदास अकादमी के पहले निदेशक बनकर के वे आ गए, फाउंडर डायरेक्टर वे कालिदास अकादमी के बनकर के आए। तब बहुत निकट से उनको देखने का अवसर मिला, क्योंकि आद्य रंगाचार्य
1979 और 1980 के वर्षों में कालिदास अकादमी के निदेशक के रूप में कार्यरत रहे। उनके संबंध में बताया गया कि वे कोई वेतन नहीं लेते थे। उनकी शर्त यह थी कि मैं पूरे समय के लिए उज्जैन में नहीं रह सकूंगा, मेरी अन्य व्यस्तताएं हैं, पर महीने में एक बार, महीने 2 महीने में 1-2 बार मैं मैसूर से आया करूंगा। जितना काम होगा अकादमी का उसको निपटा करके मैं जाऊंगा। काम वो बड़ी द्रुत गति से करते थे, मेधावी और स्फूर्त व्यक्ति थे। 80 वर्ष की उनकी आयु होने को थी। उस समय हमने उनको देखा, कितनी स्फूर्ति उनमें थी और प्रज्ञा भी थी। 2 उनके द्वारा जो आयोजन कराए गए उनमें सम्मिलित होने का अवसर मिला। 2 परिसंवाद उन्होंने कराए संस्कृत रंगमंच या भरत सम्मत नाट्य मंडप पर। कालिदास अकादमी के जो उद्देश्य निर्धारित किए गए 1979 में इसके उद्घाटन होने के साथ ही, इसकी स्थापना के साथ ही, उनमें से एक उद्देश्य यह था कि यह अकादमी न केवल एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का शोध संस्थान होगी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की गतिविधियां कालिदास के नाटकों और संस्कृत नाटक को लेकर के आयोजित करेगी। यह भरत सम्मत नाट्य मंडप पर शोध कार्य कराकर भरत सम्मत नाट्य मंडप का स्वरूप निर्धारित करके भरत सम्मत नाट्य मंडप का निर्माण भी कराएगी। यह अभी भी कुछ इस प्रकार का वाक्य कालिदास अकादमी की वेबसाइट पर उसके उद्देश्यों के भीतर लिखा हुआ है और इसकी चर्चा में पिछले 50-60 वर्षों से जहाँ जहाँ जाता हूँ नाट्यशास्त्र पर बोलने करता रहा हूँ कि भरत सम्मत नाट्य मंडप, स्थायी नाट्य मंडप इस देश में नहीं बनाया गया। यह कितनी लज्जाजनक बात है। हमारे देश में 2-2,500 साल पहले एक महान रंगकर्मी बता करके गया कि नाट्य मंडप ऐसा ऐसा बनाया जाए, उसमें ऐसा ऐसा हो। तदनुसार हमने नाट्य मंडप बनाकर, स्थायी नाट्य मंडप बना करके नहीं देखा, क्योंकि वह किन अर्थों में विशिष्ट है या तो उसको पढ़ने पर उसको अस्थायी रूप से ढांचा बनाकर प्रयोग करने पर भी समझ में आता है कि वो कितना अलग है। जो आधुनिक रंगमंच के लिए प्रेक्षागार बनाए जाते हैं उनसे, तो संस्कृत नाटक उसको करने पर उसका जो अलग स्वरूप बनता है, उसके लिए उपक्रम उज्जैन में कालिदास अकादमी के माध्यम से सबसे पहले हुआ। उसमें आद्य रंगाचार्य कम से कम उसकी चर्चा उन्होंने आरंभ कराई और वो कैसा होगा इस पर चर्चा हुई। मैंने नाट्यशास्त्र पर कुछ कार्य आरंभ कर दिया था। उस समय तक मैं बहुत कनिष्ठ प्रवक्ता था। उस समय 1979 और 1980 के वर्षों में, यद्यपि मैं विभागाध्यक्ष हो गया था 1980 में, तो मुझे बुलाया गया भरत सम्मत नाट्य मंडप पर चर्चा के लिए। उसमें गोवर्धन पांचाल जो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में आचार्य थे, शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय रंगमंच सिखाते थे, बीबी कारंत के गुरु रहे हैं, वे भी आए थे। गुजरात से बहुत बड़े वास्तुशास्त्र विशारद पणु भाई भट्ट आए थे। इन लोगों से कहा गया था कि आप लोग एक मॉडल बनाइए। तो पहले परिसंवाद में तो बड़ी गहन चर्चाएं हुई कि क्या होगा उसका स्वरूप, कहाँ मतवारणी होगी, कहाँ रंगपीठ रंगशीर्ष होगा, कहाँ 2 द्वार होंगे, प्रेक्षागार कैसे होगा। उस पर खूब चर्चाएं होती रहीं। और एक आधुनिक वास्तुविद थी हेमा सांकलिया, जिन्होंने कि कालिदास अकादमी का भवन बनाया था, वे भी उसमें उपस्थित थीं कि यदि बनेगा तो कदाचित उनको इसको निर्माण का अवसर दिया जाएगा। उस पर अच्छी गर्मा गर्मी हुई, इसको माइंड ब्लोइंग डिस्कशन कहते हैं। दिमाग के परखचे उड़ाने वाला वाद उसमें हुआ और फिर तय हुआ कि कुछ समय बाद गोवर्धन पांचाल और पणु भाई भट्ट एक मॉडल बना करके लाएंगे। इन सब चर्चाओं के आधार पर दोनों अपना अपना मॉडल लकड़ी से बहुत विशाल एक मॉडल बना करके भी लाए थे। उसका अवलोकन किया गया, उस पर चर्चाएं हुई और उस पर टीका टिप्पणियां भी हुई। और उसके बाद चूंकि आद्य रंगाचार्य वहाँ रहे नहीं, 1980 के बाद वे चले गए। कुछ थोड़ा सा अंतराल आया
तो दोनों मॉडल कुछ वर्षों तक कालिदास अकादमी के भवन में कहीं रखे दिखाई पड़ते थे। उनके आधार पर निर्माण कार्य हो ऐसा उपक्रम नहीं हो सका, लेकिन उसके पश्चात कमलेश दत्त त्रिपाठी कालिदास अकादमी में आए। उनके साथ कालिदास अकादमी का नया युग आरंभ हुआ और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति उनके कार्य से पूरे विश्व क्षितिज पर इस अकादमी को प्राप्त हुई। यह उनके साथ कई आयोजनों में उनका अपार स्नेह, कमलेश दत्त त्रिपाठी का और उनके साथ निरंतर सहयोगी के रूप में रहने वाले आचार्य श्रीनिवास रथ का मुझे मिलता रहा, जो दुर्लभ स्मृति है, जिसकी की चर्चा मैंने कई बार भारतीय रंगमंच के इतिहास पर, संस्कृत रंगमंच के इतिहास पर लिखते हुए की है, कि वह विक्रमोर्वशीयम के तृतीय अंक की प्रस्तुति जो कदाचित 1984-85 के आसपास कभी हुई, वह कमलेश दत्त त्रिपाठी ने आयोजित की। उसमें एक नया प्रयोग यह था कि 4 देश के निर्देशकों को यह दायित्व दिया गया कि विक्रमोर्वशीयम के चतुर्थ अंक की वे प्रस्तुति करें। प्रस्तुति मूल संस्कृत में ही होगी। उसमें से एक स्वयं कमलेश दत्त त्रिपाठी थे, उन्होंने यह दायित्व लिया। दूसरे कावलम नारायण पणिक्कर, जो उस समय एक बड़े नाट्य प्रयोक्ता, एक बड़े नाट्य निर्देशक के रूप में विश्व रंगमंच पर उभर रहे थे। मलयालम के वे बड़े नाट्यकार और नाट्य निर्देशक थे ही, लेकिन उनको अशोक वाजपेयी ने पहचाना और उनसे अनुरोध किया कि आप संस्कृत नाटक कराइए। संस्कृतज्ञ थे, नाट्यशास्त्र का भी अध्ययन करते थे। उन्होंने जो मध्यम व्यायोग का प्रयोग कराया वह भी मैंने देखा। कदाचित 1978 में वह प्रयोग हुआ था। वह पूरे भारतीय रंगमंच के इतिहास में घटना माना जाता है। कावलम नारायण पणिक्कर ने जो मध्यम व्यायोग उज्जैन में कराया, संस्कृत माध्यम से कराया, क्या संस्कृत रंगमंच हो सकता है, ये पहली बार लोगों ने जाना। फिर तो कावलम के माध्यम से हम लोगों ने जाना कि संस्कृत रंगमंच की कैसी अपार संभावनाएं हैं। उसको हमारे जो पारंपरिक नाट्य रूप हैं उनसे जोड़ करके यदि संस्कृत का नाटक प्रस्तुत किया जाए, भारत के नाट्यशास्त्र को भी समझा जाए, तो कैसे शाकुंतल होगा, कैसे भास के नाटक होंगे, और कैसे मध्यम व्यायोग और उरुभंग होगा, कैसे भास का अभिमार्कम होगा। ये कावलम को देख देख करके ये सारी प्रस्तुतियां अधिकांश उज्जैन में देखी। कावलम नारायण पणिक्कर की, उनका अभिमार्कम देखा, उनका दरिद्र चारुदत्तम देखा, उनका प्रतिमा नाटक देखा। हर बार कुछ अद्भुत अनोखा कावलम करके आते थे। वे नाटककार से संवाद करते थे, वे भरत मुनि से संवाद करते थे, वो बराबरी पर आकर संवाद करते थे कि हम आपको इस तरह से दिखा सकेंगे, हम आपको इस तरह से दिखा देंगे, हम आपकी व्याख्या यह कर देंगे। इस तरह से उद्भट प्रतिभा के साथ में उन्होंने भरत मुनि के नाट्यशास्त्र के विधानों का पालन भी करते हुए, केरल के नाट्य रूपों से शक्ति अर्जित करते हुए कालिदास के 3 नाटक किए। वह भी हमने मालिकाग्निमित्रम भी उनका देखा, और विक्रमोर्वशीयम तो देखा ही, शाकुंतल उनका 3 बार हमने देखा। संस्कृत रंगमंच की जो शक्ति है, संस्कृत नाटक की जो संपदा है, उसकी पहचान हमने ऐसे निर्देशकों के माध्यम से की। लेकिन जिस घटना की चर्चा मैं कर रहा था कि कमलेश दत्त त्रिपाठी ने विक्रमोर्वशीयम के चतुर्थ अंक का प्रयोग करने के लिए देश के 4 निर्देशकों को आमंत्रित किया। उसमें एक स्वयं कमलेश दत्त त्रिपाठी ने चतुर्थ अंक का प्रयोग कराया, दूसरे कावलम नारायण पणिक्कर थे, तीसरे रतन थियम थे, चौथे पीवी कारंत थे, पर वो तैयार नहीं करा पाए, उन्होंने असमर्थता प्रकट की। वो उसमें उपस्थित रहे, उस पर होने वाली चर्चा में भी वे मौजूद रहे, और उन्होंने यह भी कहा कि मैं यदि कराता तो इन तीनों से बहुत अलग मैं कराता, और उस पर चर्चाएं हुई। तीनों प्रस्तुतियां देखी गई। पहली बार 3 अलग अलग निर्देशक कालिदास के नाटक को, जो कि बहुत बड़ी चुनौती है, चौथा अंक, क्योंकि उसमें आद्यंत ध्रुवागान होता है, पुरूरवा संवाद करता है, फिर ध्रुवागान होता है, वो पूरा जगत उसमें उपस्थित हो जाता है, सारी प्रकृति उपस्थित हो जाती है रंगमंच पर। उसको कमलेश दत्त त्रिपाठी ने अलग ढंग से दिखाया। कोई बच्चा खरगोश बन करके आ जाता है, कोई हरिण आता है, हाथी आता है,
इस सब को तो दिखाया ही। एक उस्ताद ओम प्रकाश थे, माज शैली के बड़े उस्ताद थे, उनसे उन्होंने गान कराया। प्रेमलता शर्मा का संगीत था, बहुत ही कर्णप्रिय मधुर संगीत, उसमें ध्रुवाएं गाई गईं। उनकी एक अनोखी परिकल्पना थी कि दो पुरुरवा उन्होंने परिकल्पित किए। एक तेजस्वी पुरुरवा है जो सूर्य के समान तेजस्वी है, सूर्य वंश का क्षत्रिय है। एक ललित है जो विरह में कातर है। दोनों का अभिनय अद्भुत अभिनेताओं ने किया। धीरेन्द्र कुमार थे उज्जैन के बहुत अच्छे अभिनेता, प्रशिक्षित अभिनेता थे, बहुत अच्छे नाट्य निर्देशक भी थे। उन्होंने पुरुरवा का अभिनय किया था, जो तेजस्वी पुरुरवा है, तेजस्वी मन वाला, और एक कातर मन वाला, विरही मन वाला पुरुरवा। उसका जहाँ तक मुझे नाम याद है, राजकुमार ठोलिया कोई बहुत अच्छे नर्तक उज्जैन में हुआ करते थे, उन्होंने उसका अभिनय किया था। और दोनों ने जो निभाया है पूरा, विक्रम वशियम कमलेश त्रिपाठी और प्रेमलता शर्मा ने जिस तरह से प्रस्तुत किया है, वो अपूर्व अनुभव था। उसके बाद फिर कावलम पणिक्कर का देखा, वह भी अद्भुत अनोखा प्रयोग। और फिर रतन थियम का तो कहना ही क्या है। उन्होंने पूरा जो मणिपुरी लोकनाट्य की संपदा है उसको उतारा, और पूरा जो वाचिक है उसकी जो शक्तिमत्ता है, अभिनय की शक्तिमत्ता है, उसके साथ रतन थियम ने उसको उतारा। रतन थियम को सुनने का अवसर मिला वहाँ की संगोष्ठियों में, कावलम नारायण पणिक्कर को भी सुनने का अवसर मिलता रहा, उनके प्रस्तुतियाँ देखने का अवसर मिलता रहा। ये कमलेश दत्त त्रिपाठी के समय इस तरह के प्रयोग बहुत अधिक हुए। और जो संगोष्ठियाँ, परिचर्चाएँ आयोजित होती थीं, उनमें विद्या निवास मिश्र नामवर सिंह, पंडित बद्रीनाथ शुक्ल काशी के मूर्धन्य पंडित, राम प्रसाद त्रिपाठी काशी के सबसे बड़े वैयाकरणों में से इदम प्रथमतया परिगणनीय, रामाज्ञा पांडे, बड़े बड़े नैयायिक, ये सब आते थे। शास्त्रीय विषयों पर जमकर के अच्छी चर्चाएं होती थी। बहुत सुनियोजित ढंग से ये 1980 से 1986 के बीच कमलेश दत्त त्रिपाठी ने इसका संचालन किया। उसकी अनेक स्मृतियाँ उसमें होने वाली चर्चाओं की हैं। वागीश शुक्ल को वहाँ पहली बार हमने देखा, उनसे कुछ सवाल जवाब हुए। तो ये सब स्मृतियाँ हैं। कवि गोष्ठियाँ जिस प्रकार की होती रही हैं, 1978-79 के बाद उज्जैन को इस बात का भी श्रेय दिया जाना चाहिए कि उसने संस्कृत में कवि गोष्ठियाँ कैसे होती हैं इसका एक मानक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया। और उसमें एक बड़े कवि गोष्ठियों के संचालक के रूप में भास्कराचार्य त्रिपाठी सामने आए। वो जिस तरह से मन लगा कर के, पूरी तरह से दत्तचित्त होकर के और तैयारी करके संस्कृत कवि गोष्ठी का संचालन करते थे, वैसा संचालन करने वाले अब नहीं हैं। क्योंकि वो एक एक कवि पर श्लोक बहुत सुंदर सुनाते थे, और श्लोकों में सुंदर ललित गान के साथ उस कवि को आमंत्रित करते थे। श्लोक रचना उनकी बड़ी फड़कती हुई, बड़ी प्रौढ़ भाषा में प्रत्येक कवि पर हुआ करती थी। उन्होंने तो हमारे जैसों पर, श्रीनिवास रथ पर, राजेंद्र मिश्र पर, जो कवि उन कवि गोष्ठियों में आते हैं, उस पर हर साल नया श्लोक जो वो लिखते थे, वो हर श्लोक उनका बड़ा स्मरणीय हुआ करता था। वे श्लोक ही संग्रहित कर लिए जाने चाहिए थे। जो कवि प्रशस्तियों की बड़ी संपदा हमारे पास होती, यदि वह श्लोक संग्रहित होते, कहीं हो भी सकते हैं। वे कवि गोष्ठियाँ प्रतिवर्ष फिर आयोजित होती रहीं। ये निरंतर एक संस्कृत कवि गोष्ठी संस्कृत माध्यम से वो पूरे 2 घंटे 3 घंटे चलने वाली, समय तो थम जाता था उसमें महाकाल की नगरी में। जो भास्कराचार्य जी जब कवि गोष्ठी कराते थे, बहुत मुस्कुराते हुए, तल्लीन होकर के, पूरी तरह उसके रस में डूब करके वे संचालन करते थे, और फुलझड़ियाँ भी छोड़ते थे बीच बीच में, हंसी के फुव्वारे छूटते थे। यह कुछ जीवंत ढंग से कवि गोष्ठियों का संचालन उज्जैन में उस समय हुआ करता था। उसकी बहुत सारी स्मृतियाँ हैं। और कालिदास समारोह कितना बड़ा आयोजन हुआ करता था, यह इससे भी जाना जा सकता है कि उसने रचनात्मक
स्फूर्ति दी कई रचनाकारों को। कई अच्छे रचनाकार भी वहाँ आते रहे। लक्ष्मी नारायण लाल हिंदी के नाटककार वहाँ आए, प्रभावित हुए। शमशेर बहादुर सिंह तो बहुत ही प्रभावित और अभिभूत हो गए थे। और शमशेर बहादुर सिंह की दुर्लभ स्मृति है, उनकी तो कई स्मृतियां मन में हैं। रंजना अरगड़े रहती थी विक्रम विश्वविद्यालय के एक बंगले में, जब शमशेर जी रहते थे, उन शोध कर रही थी उन पर, वो वहाँ आकर के रहीं। तो शमशेर जी से मिलने 15 दिन 20 दिन के लिए हम विजिटिंग प्रोफेसर थे विक्रम विश्वविद्यालय में, और अतिथि गृह के पास ही शमशेर जी का भवन था। तो वाचस्पति उपाध्याय जी के साथ शमशेर जी से मिलने चले जाया करते थे। उनकी कई स्मृतियां हैं। वाचस्पति उपाध्याय चूंकि मॉडल टाउन में शमशेर जी के पड़ोसी रहे थे, इसलिए शमशेर जी को जानते थे, तो वो ले गए। उसके बाद शमशेर जी से परिचय बना रहा। लेकिन कालिदास पर शमशेर जी को अंग्रेजी में बोलते हुए जो सुना, वह दुर्लभ स्मृति है। और इतनी अच्छी अंग्रेजी भी वे बोल लेते हैं, यह मैंने उस समय उस दिन जाना। क्योंकि दक्षिण के बहुत सारे विद्वान आया करते थे। कई संगोष्ठियों में अंग्रेजी के माध्यम से भी चर्चा होती थी। कमलेश दत्त त्रिपाठी भी अंग्रेजी उसमें बोलते थे। उस समय हिंदी पूरी तरह से न जानने वाले दक्षिण के बहुत अच्छे विशारद विद्वान रंगकर्मी उन संगोष्ठियों में आते थे, इसलिए अंग्रेजी में चर्चा होती थी। शमशेर बहादुर सिंह उपस्थित हुए। कालिदास अकादमी के तो फिर हर आयोजन में वे कालिदास समारोह के जितने दिन होते थे उनमें बराबर उपस्थित रहते थे और बड़े अभिभूत होकर के डायरी में नोट करते जाते थे जो कुछ। उससे उनकी कविताएं बनी होंगी, कुछ उनको बड़ी स्फूर्ति प्राप्त हुई, क्योंकि उज्जैन में रह करके उन्होंने कुछ नई कविताएं भी लिखी। तो उन्होंने कालिदास पर बोलते हुए जो कहा था, उसमें उनका कहना यह था कि यहाँ आने के पहले मैं ये सोचता था कि कालिदास क्या है, कीट्स और शैली को 10 गुना कर दिया जाए तो कालिदास हो जाएगा। आई यूज्ड टू थिंक दैट कीट्स एंड शैले मल्टीप्लाइड बाई 10 और 20 वुड बी कालिदासा। ऐसा कुछ वाक्य उन्होंने बोला। फिर उन्होंने कहा कि जैसे जैसे मैंने सुना यहाँ कालिदास की कविता, कुछ समझने की मैंने चेष्टा की, वैसे वैसे मैंने जाना कि कालिदास इतने में नहीं चुकते हैं, कालिदास उससे बहुत ऊपर हैं। तो ये शमशेर जी और कालिदास को फिर उन्होंने पढ़ना आरंभ किया। उज्जैन ने हिंदी के एक बड़े यशस्वी कवि को इस तरह से स्फूर्ति दी और उनको सुनने को मिला। ऐसे कई लोगों को सुनने को मिला, जानकी वल्लभ शास्त्री और त्रिलोचन शास्त्री, उनको तो हम ही लेकर के गए थे कालिदास समारोह में, कमलेश दत्त त्रिपाठी जी के आग्रह पर कि त्रिलोचन जी को लेकर के आइए। तो उनके साथ की स्मृतियां हैं। यह इस प्रकार का समारोह रहा है कि जिसने, जैसा मैंने कहा, कि रचनात्मक ऊर्जा को स्फूर्त किया। तो एक संस्कृत में नाटक है जो एक संस्कृत के अच्छे विद्वान के द्वारा लिखा हुआ है, जो कि नाटककार भी हैं, हरि रामचंद्र दिवेकर, पूना में रहते थे। उन्होंने कालिदास महोत्साह नाम से एक नाटक लिखा संस्कृत में। वो पूरा कालिदास समारोह पर आधारित नाटक है और उसमें बड़ा रोचक नाटक है। उसमें कालिदास के समय पर पंडितों में वाद विवाद हो रहा है। संस्कृत में नाटक है वह, और उसमें कहीं से स्वर्ग से उतरकर बहुत पीछे चुपचाप कालिदास भी आकर बैठ जाते हैं। अब पंडितों में विवाद हो रहा है कि गुप्त काल में कालिदास थे कि विक्रमादित्य के समय कालिदास थे। खूब जम करके बहस हो रही है, और बहस तो खूब गर्मा गर्मी के साथ होती थी। वाकणकर जी को खूब सुनने को मिला। वो कोई सील बताते थे कि ये विक्रमादित्य के समय की ये सील मिली है और ये पुरातात्विक साक्ष्य हैं कि विक्रमादित्य तो यहाँ थे। आधुनिक इतिहासकार मानने को तैयार नहीं थे, भगवत शरण उपाध्याय स्वीकार नहीं कर रहे थे। ये सब बहस होती थी। भगवत शरण उपाध्याय को कई बार सुनने को यहाँ मिला, अच्छा बोलते थे, अच्छे विद्वान भी थे,
प्राचीन भारतीय इतिहास और पुरातत्व के अद्भुत विशेषज्ञ थे। दुनिया भर में खूब घूमे थे, बड़े उनके अनुभव। कमला रत्नम यहाँ आया करती थीं, जिन्होंने विदेशों में कालिदास की अलख जगाई, उनको खूब सुनने को मिलता था। स्मरणीय विभूतियाँ हैं। वो राजदूत की पत्नी थी, उनके पति पेरूला रत्नम बड़े वरिष्ठ विदेश सेवा के अधिकारी रहे और वे स्वयं भी विदुषी थीं। अच्छा उनका लेखन है। उन्होंने जीवनी बहुत अच्छी लिखी है। जो एक दूसरी कमला रही हैं चीफ सेक्रेटरी दिल्ली में, उनकी। तो इस प्रकार के हमारे समय के गणमान्य जनों से देखने सुनने को मिलता था। उसमें हरिरामचंद्र दिवेकर को भी मैंने देखा। बाद में पता चला कि इन्होंने एक नाटक लिखा है कालिदास महोत्साह नाम से। उस नाटक में होता यह है कि गर्मा गर्मी के साथ बहस हो रही है कालिदास के काल निर्णय को लेकर के। कालिदास पीछे चुपचाप बैठे हुए हैं। वो कुछ जब देखते हैं कि निर्णय नहीं हो पा रहा है तो कुछ बीच उठ करके बोलते हैं कि मैं कालिदास हूँ, मेरी कुछ सुन लीजिए, मैं भी बोलना चाहता हूँ। तो पंडित लोग उनको चुप कर देते हैं कि तुम कालिदास हो तो तुम चुपचाप बैठो, क्योंकि तुम्हारा काल निर्णय हम लोग करेंगे। ऐसा कुछ उसमें संवाद है। ये बड़ा रोचक उस प्रकार का नाटक है। मैंने एक कहानी लिखी थी, कहाँ होगा रामगिरी। यह भी कालिदास समारोह में चर्चाओं को सुनते सुनते जो कुछ उनकी गूंजें अनुगूंजें रहती थी मन में, उनको लेकर के लिखी गई यह कहानी। यह नई दुनिया अखबार में छपी थी। उसके रविवासरी संस्करण में 2 अखबार ऐसे हुआ करते थे, अब वो नहीं है वैसे। एक तो नई दुनिया इंदौर का और एक जनसत्ता दिल्ली का। इन अखबारों को हम लेते थे। इनके रविवासरी संस्करणों में जो साहित्य पर चर्चाएं बहुत अच्छी आती थी, बहुत पठनीय, उनके कारण इन दोनों अखबारों को हम मंगाते थे। राहुल बारपुते जो कि बड़े अच्छे संस्कृति कर्मी रहे, वो नई दुनिया के संपादक थे, वो यशस्वी पत्रकार भी थे। और उनके बाद राजेंद्र माथुर जो हमारे समय के दूसरे तेजस्वी पत्रकार रहे हैं, वो भी नई दुनिया के संपादक रहे। तो वो नई दुनिया में मैंने वो कहानी रविवासरी संस्करण में छापने के लिए भेजी थी, वो उसमें छपी। उसकी स्मृति मेरे लिए सहेजने योग्य इसलिए है कि वो छप कर के आई, उसके 1 सप्ताह बाद मुझे पंडित बच्चूलाल जी अवस्थी का एक लंबा पत्र प्राप्त हुआ। वो पंडित बच्चूलाल जी अवस्थी जी ने कालिदास अकादमी में रहकर के जो अद्भुत कार्य किया है, वह तो अगली सदी तक स्मरणीय है। उन्होंने नाट्यशास्त्र के रसाध्याय और छंदस संबंधी अध्याय का टीका सहित अनुवाद किया। उन्होंने कई पुस्तकें अकादमी के लिए तैयार की। उन्होंने आचार्य कुल चलाया, जिसमें कि कई प्राध्यापक विश्वविद्यालयों के पढ़ने के लिए उनसे आते थे। वो तो अद्भुत एक कमलेश दत्त त्रिपाठी जी ने अकादमी में उपक्रम कर दिया कि आचार्य कुल भी चलेगा यहाँ, चूंकि पंडित बच्चूलाल अवस्थी हैं, उनसे जो पढ़ने आ जाए, शास्त्र पढ़ने आ जाए। वो वाल्मीकि रामायण पढ़ा रहे हैं, कालिदास पढ़ा रहे हैं, शास्त्र पढ़ा रहे हैं, वादत्रयी उन्होंने ग्रंथ लिख दिया, कालिदास उद्धरण कोश उन्होंने तैयार कर दिया। अनोखे कार्य उन्होंने कुछ अवधि में रह करके कितनी गति से वो कार्य करते थे, वो करा लेते थे अपने सहयोगियों से। तो उनका उस कहानी के छपने के 1 आध हफ्ते बाद मुझे डाक से सागर में एक पत्र प्राप्त हुआ। उसमें उन्होंने लिखा था कि मैं वैसे तो अखबार नहीं पढ़ता और अखबार में कोई आपकी कहानी छपी है मुझे पता नहीं चलता, लेकिन उसी कहानी के एक पात्र ने, जो कि उस कहानी में लक्ष्मी निवास है, आकर के वो पूरी कहानी मुझे नाटकीय अभिनय के साथ सुनाई। मुझे बड़ा अच्छा लगा। और उस कहानी में आपने जिस तरह से कालिदास समारोह के सारे किरदारों को प्रस्तुत कर दिया है, नाम जरूर बदल दिए हैं, या तो सभी उसको पढ़ कर के समझ गए जो समारोह में आने वाले लोग थे कि लक्ष्मी निवास जी कौन है। और उसी तरह से कुछ आदित्याचार्य त्रिपाठी या अन्य कोई त्रिपाठी, उनके बोलने का लहजा, वो जिस तरह से बोलते हैं, उनके संवाद उस कहानी में उतार दिए गए थे। कुछ नाटक का संस्कार भी मेरा था। दत्त साहब बहुत अच्छे अभिनेता रहे हैं, वास्तविक जीवन में भी बहुत अच्छे अभिनेता रहे, मंच पर भी वो अभिनय करते थे,
लेकिन वो कहते थे कि वास्तविक जीवन में जैसा बढ़िया अभिनय कर लेता हूँ, मंच पर मेरे पसीने छूटते हैं। वो शांता गांधी के उरुभंग में उन्होंने अभिनय किया था दुर्योधन का। अविस्मरणीय प्रस्तुति शांता गांधी के नाटक देखे, विजया मेहता के नाटक जो कि मुद्रा राक्षस और शाकुंतल नाट्यशास्त्र सम्मत रंगमंच पर यहाँ उज्जैन में खेले गए, वो तो भारतीय रंगमंच के इतिहास के मील के पत्थर हैं। जो विजया मेहता जैसी बड़ी रंगकर्मी नाटक यहाँ आकर के कराती है, शांता गांधी जैसी बड़ी रंगकर्मी हमारे समय की, उन्होंने उरुभंग यहाँ कराया, स्वप्न वासव दत्तम यहाँ उनका खेला गया। तो ये उसके संस्कारों के कारण उस कहानी में जैसी चर्चाओं में बोलते थे, उनके बोलने का लहजा, उनकी वाक्यावली पकड़ते हुए कहानी बनाई गई थी। जो उनसे परिचित है उस कहानी के सारे किरदार पहचान सकता था। कहानी में तो यह है कि रामगिरी कहाँ है, इस पर चर्चा होती है, और उसमें कोई कहता है कि छत्तीसगढ़ में है रामगिरी, कोई कहता है कि चित्रकूट में है, कोई कहता है कि रामटेक में है। अब सबके जितने जितने आग्रह उनके पक्ष से बोलने वाले जो आया करते थे, उनका लहजा, उनके बोलने का ढंग उतारते हुए कहानी बनाई गई है। और अंत में उसमें होता यह है कि कालिदास तो स्वर्ग में है और इंद्र उनसे कहते हैं कि कुछ अनमने से रहते हो, तुमको चलो धरती घुमा लाते हैं। उज्जैन में कालिदास तुम्हारे नाम पर समारोह हो रहा है, उसमें थोड़ा चल के देख लो क्या हो रहा है। तो कालिदास और इंद्र दोनों वहाँ उस संगोष्ठी में उपस्थित हैं। वो तो आदर्श रूप में उपस्थित हैं, वो चर्चाओं को सुन रहे हैं, चर्चाएं चल रही हैं, खूब गर्मा गर्मी हो रही है, कोई निर्णय तो हो नहीं पाता है, सब अपनी अपनी खूब हाँकते हैं और कहते हैं। तो कालिदास कहते हैं कि अब चलिए, तो चल देते हैं इंद्र वापस। इंद्र पूछते हैं कि इतनी सब बहस हुई है तो तुम महाकवि तुम बताओ कि रामगिरी फिर था कहाँ, जिस रामगिरी का वर्णन तुमने किया है। तो कालिदास कहते हैं कि क्या पता कहाँ चला गया वो रामगिरी, वो मेरे सपनों में था, ऐसा कुछ वो कहते हैं। ये कालिदास समारोह ने कई रचनात्मक प्रतिभाओं को भी इस तरह से ऊर्जित किया। और पंडित बच्चूलाल अवस्थी जी ने उस कहानी की तारीफ करते हुए अंत में लिखा कि ऐसी कहानियाँ आप और लिखिए, क्योंकि और कोई ऐसी कहानी नहीं लिखेगा। लेकिन वह वैसी कहानी बन गई इसलिए कि कालिदास समारोह में मैं उसकी संगोष्ठियों में, उसके नाट्य प्रस्तुतियों में जब जब आया तो बराबर मगन होकर के देखता सुनता रहा। 1967 से लगा कर के आज के वर्ष तक कुछ 10-15 बार मैंने यदि चूक गया हूँ, बीच में कुछ वर्ष मैंने बंद कर दिया था आना, उसके बाद और बीच में फिर बंद कर दिया था। विगत 10 वर्षों से भी मैं नहीं गया कालिदास समारोह में, पर यह तो लगभग 70 वर्ष 60-65 वर्ष का समय है। इसके बीच में मैंने 40 कालिदास महोत्सव अपनी उपस्थिति उनमें मैंने बनाई होगी। उसका मेरे चित्त के पटल पर बड़ा संस्कार है, स्मृति की कई अमिट रेखाएं हैं। इन शब्दों के साथ मैं अपने इस वक्तव्य को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।